नमस्कार दोस्तों। आज हम सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझने वाले हैं, M15 ग्रेड का डिज़ाइन मिक्स। अगर आप साइट पर काम करते हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे M15 ग्रेड होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और इसका सही मिक्स डिज़ाइन कैसे तैयार किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है। एक्चुअली एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे डिज़ाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट ऑफ M15 ग्रेड का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है, क्योंकि हम तो डिज़ाइन एज पर IS 10262 के हिसाब से डिज़ाइन कर लेते हैं और हमारे पास जो आउटकम आता है और आउटकम आने के बाद हम उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या रहेगा उस बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि M15 ग्रेड कंक्रीट होता क्या है। इसके लिए आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और प्लीज़ चैनल को, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं M15 ग्रेड होता क्या है। देखिए M15 ग्रेड जो होता है उसके बारे में कह सकते हैं M होता है मिक्स और 15 उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है। तो एक्चुअल मीनिंग क्या होता है M15 कंक्रीट का? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज शुड बी 15 न्यूटन पर mm²। इसका मतलब होता है कि 28 दिनों के बाद कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर mm² या उससे ऊपर आ रहा है तो हम उसे कहेंगे M15 ग्रेड। अब देखिए क्या होता है। M15 जो ग्रेड होता है हमारा, एक तो होता है हमारा नॉमिनल मिक्स, ठीक है ना, एक होता है नॉमिनल मिक्स और दूसरा होता है डिजाइन मिक्स, ठीक है ना। एक होता है नॉमिनल मिक्स, एक होता है डिजाइन मिक्स। ये दो तरह के होते हैं, ओके। अब आइए मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने वाली चीज़ वो ये है कि नॉमिनल मिक्स IS कोड में दे रखा होता है, उसका रेशियो दे रखा होता है। तो नॉमिनल मिक्स का रेशियो क्या होता है? नॉमिनल मिक्स का रेशियो क्या होता है? तो नॉमिनल मिक्स की रेशियो 1:2:4 होता है, जिसमें 1 होता है सीमेंट, 2 होता है सैंड और तीसरा हो गया आपको एग्रीगेट, ठीक है ना। एग्रीगेट यानी कि सीमेंट का एक पार्ट, सैंड का 2 पार्ट और एग्रीगेट का 4 पार्ट है, तो उसे M15 ग्रेड का कंक्रीट कहेंगे, ठीक है ना। अब M15 ग्रेड का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इस चीज़ को समझने वाली चीज़ है, क्योंकि ये हमारा M20 से लोअर का ग्रेड होता है। तो इसका मुख्यतः हम इस्तेमाल यूजेज में हम कहेंगे यूजेज। तो समझिए M15 जो ग्रेड होता है ना, M15 जो ग्रेड होता है उसका रेशियो होता है 1:2:4। 1 क्या है? हमारा सीमेंट होता है। 2 क्या होता है? हमारा सैंड होता है। और 4 क्या होता है? एग्रीगेट होता है। कौन सा एग्रीगेट होता है? कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। अब समझने वाली चीज़ है कि M15 का
अब समझने वाली चीज़ है M15 का यूजेज, ठीक है ना, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रेड का कंक्रीट का किस किस चीज़ में यूज कर सकते हैं। तो M15 का हम इस्तेमाल करते हैं PCC में। PCC क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट, PCC में इस्तेमाल करते हैं। फिर फ्लोरिंग, जो हम फ्लोरिंग करते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, और छोटे छोटे नॉन स्ट्रक्चरल वर्क में करते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल वर्क, तो आप लोग ये तो जानते होंगे स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल क्या होता है। स्ट्रक्चरल वर्क ऐसे हो जाते हैं जिसमें मुख्यतः स्ट्रक्चर ही आ जाते हैं, जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, ये सब स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं। तो इनमें PCC का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाकी इनका इस्तेमाल होता है कहाँ कहाँ? फ्लोरिंग में होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में होता है, और छोटे छोटे नॉन स्ट्रक्चरल वर्क में होता है। ये समझ में आया? तो चलिए दोस्तों, मटेरियल रिक्वायरमेंट में हमारा क्या चीज़ आ जाता है। तो देखिए मटेरियल रिक्वायरमेंट में हमारा सीमेंट आ जाता है। सीमेंट कौन सा लेते हैं हम? एक्चुअली कहे तो PPC सीमेंट हम लेते हैं। कौन सा सीमेंट लेंगे? PPC सीमेंट। फाइन एग्रीगेट जिसको हम सैंड कह सकते हैं, कोर्स एग्रीगेट जिसको ग्रेवल कहा जाता है, साथ में वाटर रहता है, ठीक है ना। अब देखिए देखने वाली चीज़ है कि जो हमारा M15 का ग्रेड होता है उसमें वाटर और सीमेंट का रेशियो जनरली हम 0.5 to 0.6 रखते हैं। ये तो कुछ हो गया डिज़ाइन मिक्स का बात, कि डिज़ाइन मिक्स करते समय और मिक्स रेशियो क्या होता है 1:4, जो कि मैं बता चुका हूँ। अब जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा सब कुछ हो गया, हमने डिज़ाइन भी कर लिया, हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली। अब क्या होता है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन हम बहुत सारे ट्रायल करते हैं और फिर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लगाते हैं। हम उसी ही चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि कैसे हम डिज़ाइन मिक्स करते हुए और जब आगे के स्टेप में बढ़ते हैं तो हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी ग्रेड को एक्सेप्ट करने के लिए। तो देखिए हमारे पास टेबल नंबर 7 दे रखा है और यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेस दे रखा है। M15 ग्रेड PPC अल्ट्राटेक सीमेंट 28 डेज पे दे रखा है। ये हमारा क्रशिंग लोड दे रखा है। क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज पर दे रखा है। तो देखिए क्या होता है कि हम जब क्यूब को कास्ट करते हैं और उसको मोल्ड में 150 mm × 150 mm × 150 mm के मोल्ड में प्लेस करते हैं, फिर 24 आवर्स के बाद हम उसको निकालते हैं और उसकी क्यूरिंग करते हैं। फिर हम 3 डेज 7 डेज 28 डेज पर क्यूब को तोड़ते हैं। इस केस में हमने 28 डेज पर लिया है क्योंकि हमें चेक करना है कि क्यूब का स्ट्रेंथ कितना आ रहा है। तो पहला हमने एक सैंपल लिया, 470 क्रशिंग लोड आया और उसका करस्पॉन्डिंग 20.89 हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया। फिर हमने लोड लिया 475.50 आया दूसरे सैंपल का और उसका करस्पॉन्डिंग क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना आ रहा है। तो देखो इसमें क्या होता है, हमें तो पहले ये निकलने आना चाहिए कि कैसे हम करस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालें। तो देखो बेसिक फार्मूला क्या होता है समझो। तो हमारा बेसिक फार्मूला ये होता है, कोई भी हम सैंपल को स्पेसिमेन को जब हम मशीन में डालते हैं उस पर एक लोड अप्लाई करता है, तो जिस लोड पर हमारा कंक्रीट क्यूब क्रैक करने लगता है उसी को हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं।
तो देखिए आपका क्रशिंग लोड ऑलरेडी दे रखा है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये दे रखा है, तो हम कैसे निकालें, कैसे पता चलेगा कि 470 का इतना ही होता है। तो देखो यार, बेसिक सा एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं लोड डिवाइड बाई एरिया। एरिया किसका लेते हैं, तो देखो ये हमारा क्यूब होता है, मान लो ये हमारा क्यूब होता है, इसका लंबाई 150 mm, चौड़ाई 150 mm और ऊंचाई भी 150 mm होता है। तो जैसे ही इस क्यूब पर हम जब लोड देते हैं तो इसका दो सरफेस, ये सरफेस लोड के कांटेक्ट में आता है, मशीन के कांटेक्ट में आता है, इसी पर लोड हम देते हैं। तो इस लोड देने के वजह से कैसे लोड देते हैं, तो हम भाई याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। जो हम लोड देते हैं 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये लोड हम सीटीएम मशीन में देते हैं। और जिस लोड पर मान लो 470 पे टूटा, वही उसका क्रशिंग लोड होता है। और इसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में निकालने के लिए हम लोड अपॉन एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो देखो 470 को 20.89 में कैसे बदले, इसको एक बार ज़रा देख लो। हाँ तो देखो, हमने कहा लोड डिवाइड बाई एरिया। तो हमारा पहला क्यूब का लोड कितना है, 470 डिवाइड बाई एरिया कितना होगा। देखो एरिया कितना होता है हमारा। हाँ तो चलो देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हमने बताया ऑलरेडी कि लोड डिवाइड बाई एरिया। अब चूंकि हमारा पहला लोड कितना है 470, जैसा कि तुम देख पा रहे हो हमारा पहला लोड है 470, लेकिन किलो न्यूटन में है। किस में है, किलो न्यूटन में है। तो 470 को हम न्यूटन में बदलेंगे, तो किलो न्यूटन से न्यूटन में जाने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। अब चूंकि हमारा एरिया, जो कि हम जानते हैं क्यूब मोल्ड का एरिया 150 इंटू 150 mm होता है, तो 150 इंटू 150 mm स्क्वायर एरिया हो जाएगा हमारा क्यूब मोल्ड का। और जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हमारे क्या आएगा, तो देखो हमारा करीब 20.888 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है, जिसको हम अप्रोक्स में लिख सकते हैं 20.89 MPa, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा पहले क्यूब का 20.89 MPa आ गया। MPa क्यों लिखा, क्योंकि न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम कह सकते हैं MPa, ठीक है ना। ये हमारा इंटरनेशनल चलता है MPa, न्यूटन पर mm स्क्वायर भी चलता है, ठीक है ना। तो हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ यानी क्यूब निकालने आ गया। अब देखो हमने ऐसे ही सारे क्यूब का निकाल रखा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब आगे को बढ़ते हैं। देखो हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना सीख लिया। अब हमने जो 30 स्पेसिमेन लिया है, जिसका क्रशिंग लोड अलग अलग आ रखा है, जैसे तुम देख पा रहे हो, तो हमने 30 लिया है, ठीक है ना, 30 ले रखा है। और उनका करस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने निकाल रखा है। अब आगे क्या करते हैं, हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे। एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एवरेज वैल्यू निकालने का क्या कह सकते हैं, जितना भी क्यूब है, ठीक है ना, कि जितना भी क्यूब है उनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्पेसिमेन। तो जब हम करेंगे और देखेंगे तो सबको हम ये जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा अप्रॉक्स ये जितने भी नंबर है 20.89 प्लस
डेज प्लस 22 तक जाएंगे, ठीक है ना। और स्पेसिमेन 30 है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज वैल्यू जो आएगा 21.52 न्यूटन पर mm² आएगा, ठीक है ना। इसको तुम करके देखना एक बार, अगर कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लेना, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर मेरा मेल आईडी है, उस पर तुम मेल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ एक पॉइंट तुम्हें दिख रहा होगा, देखो एक पॉइंट दिख रहा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हें दिख रहा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका क्या मतलब होता है तो समझो, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको समझने वाली चीज़ है, तुम समझो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल के मामले में बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है। मान लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम एसडी बोलते हैं, अगर ये लेस देन 0.5 है तो इसको कहते हैं फेयरली कंट्रोल्ड, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ फेयरली कंट्रोल्ड? फेयरली कंट्रोल्ड का मतलब वो जो हम साइट पर काम कर रहे हैं और इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 से आ रहा है, तो उसको कहेंगे कि हमारा क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही बेहतरीन हुआ है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर देन 2 चला जाता है तब क्या बोलेंगे? तो हम कहेंगे पुअर क्वालिटी कंट्रोल, पुअर क्वालिटी कंट्रोल। समझ में आया? देखो अब आगे समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है ना, और उसी फार्मूला से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास समय की कमी आ रही है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में रखता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एक फार्मूला होता है एसडी, जिसको हम कह सकते हैं कि अंडर रूट सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n-1, जहाँ n क्या है? n नंबर ऑफ स्पेसिमेन है, जो कि हमारे पास 30 है, 30 टेस्ट रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना। अब x बार क्या है? x बार वही है जो हमारा एवरेज वैल्यू आ रखा है ना, एवरेज वैल्यू ये वाला, ये हमारा x बार है, ठीक है ना, 21.52 न्यूटन पर mm², ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी वैल्यू को हम एक एक क्यूब के साथ घटाते चलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि पहले क्यूब के लिए हम x माइनस xi माइनस एक्स बार करते हैं, ठीक है ना। तो xi पहला हमारा क्या 21.52 है, और पहले क्यूब का स्ट्रेंथ क्या है 20.89, ठीक है ना, 20.89, ठीक है ना। ऐसे ही हम करते हुए चलेंगे और सबका निकालते हुए चलेंगे। तो हमें जब तुम करते हुए आगे बढ़ोगे और देखोगे तो अप्रॉक्स में हमारा एसडी जो निकल कर आएगा 0.7 न्यूटन पर mm² करके आएगा, ठीक है ना। समझ में आया? देखो, मुझे थोड़ा सा तुम्हें बताने में दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि मैंने पहली बार सारे सिस्टम को उठा रखा हूँ। सोचा आज कुछ बहुत दिनों से मैं अपने चैनल पे काम नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर काम करना चाहिए, तो मैंने शुरुआत की है। देखो, ये तो हो गया। आगे हम लोग समझते हैं कि इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो देखो, यहाँ लिख रहा है ना कि 28 डेज
मैच्योरिटी, और टेबल 7 से हमें पता चलता है कि 21.52 हमारा क्या है, 21.52 क्या है हमारा न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमारा एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, और 0.71 क्या है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है ना। और हम ये भी जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब कितना है, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब IS 456/2000 टेबल 11 के हिसाब से द मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट शुड नॉट बी लेस देन इतना, कितना कितना नहीं होना चाहिए, तो FCK प्लस 0.825 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन के से कम नहीं होना चाहिए। 4 कंसेक्यूटिव, यानी ये 4 ले लो और चेक करो, और इनका वैल्यू हमें इस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आया? तो जल्दी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं। चलो हम देखते हैं, एक बार को हम देखते हैं कि क्या आने वाला है। तो देखो हमारा यहाँ देखो, हमारा फार्मूला क्या है, FCK प्लस 0.825 इंटू सिग्मा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। FCK कितना है, 15 है, 0.825 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आ रखा है, 0.71। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कितना आ रहा है। ये हमारा आ रहा है 15.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, ये तो पहला कंडीशन हो गया, कंडीशन फर्स्ट। और दूसरा कंडीशन IS2 कहता है कि FCK प्लस 3, ठीक है ना। चलो कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं। कंडीशन नंबर 2 कहता है FCK प्लस 3, या कंडीशन नंबर ये, इनमें से जो दोनों ज़्यादा है उन दोनों को वैल्यू को लेकर हम देखेंगे और चेक करेंगे। तो पहले वाले केस में 15.59 आया, दूसरे वाले केस में 18 आया, 18 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी हमारा जो 4 नॉन कंसेक्यूटिव ओवरलैपिंग क्यूब होगा, तो जैसा कि तुम देख रहे हो कि जो हमारा नॉन कंसेक्यूटिव ओवरलैपिंग क्यूब का ये 4 देखो, इनका एवरेज वैल्यू 21.45 आ रहा है, फिर 5 से 8 का 21.11 आ रहा है, 9 से 12 का 21 आ रहा है, 13 से लेकर 16 तक 21 आ रहा है। तो तुम इन चारों को मैच करा पा रहे हो किसके साथ, 18 वाले वैल्यू के साथ। यानी कि हमारा जो भी हमने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लगाया है पर IS कोड IS 456/2000, तो उसमें कह रहा है कि 18 से हमारा वैल्यू कम नहीं होना चाहिए, और 4 नॉन कंसेक्यूटिव नॉन ओवरलैपिंग क्यूब का हमारा वैल्यू अप्रॉक्स सबका 21 या उससे ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिज़ाइन मिक्स हुआ है, ठीक है ना, हमने जो नॉमिनल मिक्स ही ले लो, अगर उससे भी डिज़ाइन होता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो भी चीज़ें आ रही हैं वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर आ रही हैं, और जो भी इसका डिज़ाइन मिक्स है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। तो बाकी सारी चीज़ें और भी आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं भी थोड़ा थोड़ा ये सीख रहा हूँ, मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। मैंने साइट पर काम किया है एज ए क्वालिटी इंजीनियर। मैंने अप्रॉक्स 8 to 9 ईयर्स क्वालिटी में काम किया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स या इसका
डॉक्यूमेंट्स का प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो मैं उसको दे दूँगा। चलो, धन्यवाद।